नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी कहानी स्मृति कलश। तो आइए देखें इस स्मृति कलश में क्या है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि लेखक जब झुक जाता है संस्मरण लिखने लगता है। मैं जानती हूँ मेरा लेखक अभी शेष नहीं हुआ है, पर उम्र के 7.5 दशक पार करने के बाद यादों का भी एक भंडार इकट्ठा हो जाता है। उसे उलीचना तो पड़ता है। इस सिलसिले में 40-50 साल पीछे लौट रही हूँ। उन दिनों जोशी जी की पोस्टिंग एक वज्र देहात में थी। गांव में बिजली भी नहीं थी। पानी के लिए भी आंगन में हैंडपंप था। ऐसी जगहों पर महाराष्ट्रियन परिवार मुश्किल से 2 या 4 होते हैं। अक्सर ये किसी मंदिर के सेवादार होते हैं जिन्हें रियासत के ज़माने से ज़मीन आदि मिली होती है। ऐसे दूरस्थ अंचल में अपनी भाषा बोलने वाला कोई मिल जाए तो अपने आप एक नाता जुड़ जाता है। एक परिवार से मेरी भी घनिष्ठता हो गई। गृह स्वामिनी ने मुझे अपनी छोटी बहन मान लिया। उनकी बेटियां मेरे बच्चों को राखी बांधने लगी। अब तो वे नाती पोते वाली हैं, पर राखी का सिलसिला आज भी कायम है। मेरे बड़े बेटे की शादी में वे नहीं आ पाईं। संभव ही नहीं था। मैंने भी बुरा नहीं माना। शादी के बाद ग्वालियर वाले मेहमान के हाथ उनके लिए उपहार और मिठाई भेजते हुए मैंने 2 लाइन की चिट्ठी भी लिख दी कि आपके आशीर्वाद से शादी सानंद संपन्न हो गई। आप आती तो अच्छा लगता। लौटती डाक से उनका पत्र आया कि साड़ी और कपड़े बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हारी चिट्ठी से बिल्कुल मन नहीं भरा। सब कामों से फुर्सत हो जाए तो मुझे एक लंबी चिट्ठी लिखना। उसमें लिखना कि किसने क्या दिया, किसने नखरे किए, किसने नाक भौं सिकोड़ी, किसने मुँह बिचकाया, लड़की वालों ने कैसा स्वागत किया, बहू की किसने तारीफ़ की, किसने आलोचना की, किसका मुँह सूजा ही रहा। सब विस्तार से लिखना। उनकी इच्छा का मान रखते हुए मैंने फिर उन्हें 4 पेज की एक लंबी चिट्ठी लिख डाली थी। शादी के बाद पहले सावन में मैं बहू को लेकर ग्वालियर गई, जो जोशी परिवार का पैतृक स्थान है। मंगल गौरी का पूजन वहीं तय हुआ था। मैंने अपनी मुँह बोली बहन को निमंत्रण दिया कि भोपाल तो आप नहीं आ पाईं, पर ग्वालियर तो पास में हैं, आइए और बहू को आशीर्वाद दीजिए। वे आईं, बहू को आशीर्वाद भी दिया, शगुन भी दिया। कार्यक्रम के बाद सब लोग इकट्ठे बैठे तो उन्होंने कहा, मालती ने मुझे ऐसी अच्छी चिट्ठी लिखी कि पढ़ते हुए लगा कि मैं मंडप के नीचे खड़ी जयमाल देख रही हूँ, दूल्हा दुल्हन पर अक्षत चावल डाल रही हूँ। ये बात जब वे 2-4 बार कह चुकी तो एक महिला को ताव आ गया। कितनी बार एक ही बात बताएंगी? ये अगर अच्छी चिट्ठी नहीं लिखेंगी तो कौन लिखेगा? यही तो करती रहती हैं। मतलब लेखक हैं, वो अच्छा क्यों नहीं लिखेंगी? बहन जी का मुंह खुला का खुला रह गया। लेखक मतलब जो किताबें लिखते हैं, वो वाले? वे आंखें फाड़े मुझे देखती रहीं। उन्हें जैसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी यह सीधी सादी भोली भाली बौड़म बुद्धू सिलबिल्ली सी बहन लेखक वेखक भी हो सकती है। वैसे उसका कोई दोष नहीं था। जब मैं उनके कस्बे में थी तो साधन्यवाद वापसी के दौर से गुजर रही थी। इक्का दुक्का रचनाएं छपती भी थीं तो उन तक नहीं पहुंचती थी। उनके लिए अखबार भी नियामत था, पत्रिकाएं तो खैर बहुत दूर की बात है। इस बात को भी 25 साल बीत गए। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं।
पर ये पंक्तियाँ लिखते हुए मुझे उनकी आश्चर्य विस्फारित मुद्रा याद आ रही है। एक दिन न्यू मार्केट में शॉपिंग के दौरान एक महिला मिली। उन्होंने तपाक से नमस्ते की। नमस्ते का जवाब तो खैर मैंने दे दिया था, पर दिमाग पर जोर डालने के बावजूद मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा था। ऐसी स्थिति में मैं एक काम करती हूँ, बात करना शुरू कर देती हूँ। परिचय का कोई ना कोई सूत्र हाथ आ ही जाता है। इसीलिए मैंने मुस्कुराकर पूछा, और सुनाइए, कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, बिटिया की शादी ठीक से निपट गई? फरवरी में थी ना? मेरा माथा ठनका। आप शायद मुझे पहचान नहीं रही हैं। बिल्कुल पहचानती हूँ जी। आप मिसेस जोशी हैं ना? हाँ, मिसेस जोशी तो हूँ, पर मेरे कोई बेटी नहीं है, 2 बेटे हैं बस। वाह, ऐसे कैसे? वे जिद पर उतर आईं। उस दिन आपने बताया नहीं था कि बिटिया के गहने बनवाकर इंदौर से लौट रही थी तो बस खराब हो गई थी। आप देर रात भोपाल पहुंची थी, फिर एक शरीफ ऑटो वाले ने आपको घर तक पहुंचाया था। घटनाक्रम बेहद जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन कब, कैसे? तभी मेरी ट्यूबलाइट जली। यह तो मेरी कहानी शराफत का कथानक है। फिर सारा माजरा समझ में आ गया। मैंने कहा, आप गौतम नगर में रहती हैं ना? आपके महिला मंडल में मैंने यह कहानी सुनाई थी, वही आपको याद रह गई होगी। वो कहानी थी? यह कहते हुए उनका स्वर हिकारत से भर गया था। जैसे कहना चाहती हूँ, लोगों को अच्छा बेवकूफ़ बनाती हैं आप। अक्सर मेरी कहानियाँ मैं से शुरू होती हैं, शायद इसीलिए उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी। बड़ा बेटा मुंबई में लार्सन कंपनी में कार्यरत है। वहाँ अधिकारियों की पत्नियों का एक क्लब है जो हर महीने एक कार्यक्रम आयोजित करता है। एक बार मुझे भी बुलाया गया। मुझे बड़ा संकोच हो रहा था, क्योंकि जानती थी कि अधिकांश महिलाएं अहिंदी भाषी होंगी। फिर यह भी डर था कि ये कारपोरेट जगत की हाई फाई महिलाएं मेरी सीधी सादी घरेलू कहानियों को कितना समझेंगी, कितना एंजॉय करेंगी। खैर, कार्यक्रम तो करना ही था। मैंने प्रारंभिक वक्तव्य अंग्रेजी में दिया, क्योंकि मेरा परिचय भी अंग्रेजी में दिया गया था। फिर 3 कहानियाँ सुनाई। सौभाग्य से वे पसंद भी की गईं। मैंने राहत की सांस ली। एक महिला ने घर जाकर बताया कि आज क्लब में अर्चना जोशी की मदर इन लॉ आई थी। उन्होंने बड़ी अच्छी कहानियाँ सुनाई। पतिदेव ने कहा कि मदर इन लॉ का अपना भी तो कोई नाम होगा। सौभाग्य से उन्हें मेरा नाम याद था। नाम सुनकर पति महोदय ने पुस्तकों की अलमारी खोली और पत्नी के सामने 4 पुस्तकें रखकर पूछा, इन किताबों को कभी देखा हुआ याद आ रहा है? पत्नी ने किताबों को उल्टा पुल्टा अंतिम पृष्ठ पर मेरी तस्वीर देखकर बोली। तभी मुझे बार बार लग रहा था कि इन्हें कहीं देखा है, पर कहाँ देखा यह याद नहीं आ रहा था। उन सज्जन ने फिर बेटे से फ़ोन पर समय लिया और वे सपरिवार मिलने आए। अपने संग्रह की पुस्तकों पर उन्होंने मेरे ऑटोग्राफ भी लिए। उन्होंने ही हमें यह किस्सा सुनाया। एक बार मेरे भाई किसी सरकारी काम से भोपाल आए। सरकारी दफ्तरों में काम निकलवाने के लिए किसी जानकार का होना बहुत ज़रूरी होता है। संयोग से उन्हें एक दोस्त मिल गया। उनकी मदद से काम आनन फानन हो गया। फिर वे दोस्त को चाय के लिए घर ले आए। चलने से पहले मित्र ने भाई को कार्ड पकड़ाते हुए कहा, मई में बेटी की शादी है, आपको आना है। भाई बोले, उस समय तो मैं अमेरिका में रहूँगा, एनओसी बनवाने के लिए ही तो आया था। दीदी तो यहीं है ना? दीदी, आप ज़रूर आइए और बेटी को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बैग से दूसरा कार्ड निकाला। क्या नाम लिखूं? भाई ने नाम बताया। पेन रोक कर बोले,
नाम तो बड़ा सुना सुना सा लगता है। जरूर सुना होगा, भाई गर्वीले अंदाज में बोले। बहुत जाना माना नाम है। उन्होंने मासूमियत से पूछा, दीदी मैरिज ब्यूरो चलाती हैं क्या? मैं और भाई दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। बाद में भाई मुझसे बार बार माफ़ी मांगते रहे, यह कहकर कि कुछ लोगों को दुनिया दफ्तर की फाइलों तक ही सीमित रखनी पड़ती है, इससे ज़्यादा वे कुछ जानते ही नहीं। एक रिश्तेदार की बिटिया भोपाल में ब्याही गई। वर पक्ष ने यहाँ शानदार रिसेप्शन दिया, जिसे अटेंड करने के लिए रिश्तेदार सपत्नीक पधारे। मेरे घर पर ही रुके। उन्होंने मेरे लिए भी निमंत्रण पत्र का जुगाड़ कर लिया था, सो उनके साथ जाना ही पड़ा। वर के माता पिता मंडप के द्वार पर स्वागत की मुद्रा में खड़े थे। मेरा परिचय करवाया गया। हमारी बड़ी दीदी हैं, जानी मानी लेखिका हैं। आपने नाम सुना ही होगा, मालती जोशी। वाह, आपको कौन नहीं जानता? वर के पिता बड़ी चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए बोले, आप शरद जोशी, एक दूसरे प्रसिद्ध पुरुष लेखक हैं। हाँ, तो आप शरद जोशी की पत्नी हैं ना? मैं सन्न। रिश्तेदार का चेहरा भी फोटो खींचने लायक हो गया। मैंने धीरे से कहा, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी क्यों? शरद जोशी की पत्नी भी तो लेखिका हैं। हाँ, वे भी लेखिका थीं, पर दुर्भाग्य से वे अब इस संसार में नहीं हैं। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था, उन्होंने कहा और दूसरे मेहमानों की ओर मुड़ गए। शरद जी के साथ वाला एक और प्रसंग है। हालांकि मैं और इरफाना इसे अलग अलग पत्रिकाओं के लिए लिख चुके हैं। सन 70 या 72 की बात होगी। हम लोग भोपाल में नए नए आए थे। कहानी के क्षेत्र में मेरा थोड़ा नाम होने लगा था। ऐसे में जबलपुर से एक संभ्रांत महिला मुझसे मिलने आई और सीधे शरद जी के यहाँ पहुँच गई। परिचय की औपचारिकता के बाद उन्होंने कहा, मालती जी से मिलना चाहती हूँ। शरद जी ने कहा, मालती तो यहाँ नहीं रहती। इरफाना उसी समय चाय लेकर नमूदार हुई। शरद जी ने परिचय करवाया कि ये मेरी पत्नी है। शरद जी ने बाद में मुझे बताया कि उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से इरफाना को देखा, जैसे कहना चाहती हूँ, अच्छा, इसी औरत के कारण मालती जी यहाँ नहीं रहती। उसके बाद बेचारे शरद जी खुद उन्हें लेकर मेरे घर आए। जोशी जी से परिचय करवाते हुए बोले, इस शख्स के कारण मालती जोशी हैं, मेरे कारण नहीं। अंतिम किस्सा बहुत ही स्मरणीय है, कम से कम मेरे लिए। सन 1989 में सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ग्वालियर की जनता अपनी राजभक्ति के लिए जानी जाती है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी उसकी आस्था और निष्ठा में कोई कमी नहीं आई है। इसीलिए मेरे ससुराल वाले बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे। मैं भी कम रोमांचित या पुलकित नहीं थी। मध्य भारत और मध्य प्रदेश बनने से पहले मेरे पिता भी ग्वालियर स्टेट के ही मुलाजिम थे। उस समय महारानी साहिबा के सौंदर्य का वर्णन सुन सुनकर अभिभूत हुआ करती थी। फिर शालेय जीवन में एक बार उन्हें किसी कार्यक्रम में देखने का सुयोग हुआ। उस समय अपनी अवस्था तो गिरा अनयन नयन बिनु बाती वाली हो गई थी। वे अब राजमाता का गरिमामय पद विभूषित कर रही थी और भारतीय राजनीति की पुरोधा थी। विद्यालय का संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने उनकी बगल में एक ही सोफे पर बैठकर देखा। सारा कार्यक्रम अंग्रेजी में हो रहा था। यहाँ तक कि उद्घोषणाएं भी मैंने राजमाता जी से कहा, आपने मुझे बतौर हिंदी लेखक यहाँ बुलाया है तो मैं हिंदी में ही बोलूँगी।
वे बोली, बिल्कुल, मैं भी हिंदी में बोलूँगी। वो क्या है कि माता पिता इतना पैसे खर्च करके बच्चों को यहाँ इसलिए भेजते हैं कि वे अंग्रेजी ना बन सकें, इसीलिए अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम आप दोनों हिंदी में बोलेंगे। चलते समय की एक छोटी सी घटना भी स्मरणीय है। पोर्च में जब गाड़ियाँ लग रही थी तो उन्होंने कहा, मालती जी माफ़ कीजिएगा, इन लोगों ने मेरी गाड़ी पहले लगा दी। मैंने मन में कहा कि आप मुझे चाहे जो सम्मान दें, पर स्टाफ जानता है कि स्कूल की सर्वे सर्वा कौन है। हम तो एक दिन के सुल्तान हैं। उसके कोई 3-4 साल बाद उनका भोपाल आना हुआ। यहाँ उन्हें शारदा विहार में भी आमंत्रित किया गया। शारदा विहार चूँकि जोशी जी का ड्रीम चाइल्ड है, तो हम दोनों को वहाँ होना ही था। परिचय की औपचारिकता पूरी हुई। मेरा परिचय सोमनाथ जी की पत्नी के रूप में करवाया गया। शारदा विहार में मेरा यही परिचय था। एक क्षीण आशा थी कि वे मुझे पहचान लेंगी, पर जब नहीं पहचाना तो मैंने बुरा भी नहीं माना। अब दिन भर में सैकड़ों लोगों से मिलती होंगी, वह मेरी 2 घंटे की मुलाकात की हैसियत थी क्या? संस्था का मुआयना करने के बाद जब चाय का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उन्होंने एकाएक कहा, हम लोग पहले कभी मिल चुके हैं क्या? मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि। उनके साथ वाली महिला ने धीरे से कहा, ये अपने SKV में आ चुकी हैं। किस लिए? इंटरव्यू के लिए। मैंने उनके पहले प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया था। अब तो मेरा बिल्कुल बोलना ही गैर वाजिब होता, सो चुप ही रही। साथ वाली महिला ने ही याद दिलाया, अपने एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट थी ना। ओह! उन्होंने एकदम मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। माफ़ कीजिए मिसेस जोशी, मैं सचमुच बूढ़ी होती जा रही हूँ, नहीं तो ज़रूर पहचान लेती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और यह क्षमा याचना का दौर चलते समय भी जारी रहा। गाड़ी में बैठने के बाद भी उन्होंने मेरा हाथ हाथ में लेकर कहा, मैं वादा करती हूँ अगली बार हम मिलेंगे तो मैं आपको एकदम पहचान लूँगी। दुर्भाग्य से वह अगली बार आई ही नहीं, पर यह बात हमेशा याद रहेगी कि बड़े लोग अपना बड़प्पन हमेशा ओढ़े नहीं घूमते, इसीलिए बड़े होते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मालती जोशी जी का ये स्मृति कलश आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।